नमस्कार, 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपको बता दें 12 बजे 12 बड़ी खबरें हम आपके लिए लाते हैं, लेकिन उससे पहले वो महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें जिस पर अभी राजनीति तेज है। चुनाव हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी भी जो आरोप है वो लगातार राजनेताओं के जारी है। इस आरोप में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक बार फिर से बीजेपी को घेरा है और उन्हें प्रतिक्रिया दी है कि चुनाव में बेईमानी करके बीजेपी ने जीत दर्ज की है। हम आपको बयान सुनाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का, जिसमें वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। बयान अखिलेश यादव को प्ले करें। आप बीजेपी की बात मानोगे तो गड्ढे में गिरोगे, जाके बीजेपी की बात मानोगे तो खाई में गिरोगे। बीजेपी वालों से पूछिए, क्या चुनाव कराया था आपने उत्तर प्रदेश में? कोई ऐसा मुसलमान भाई नहीं था जिसको इन्होंने रोका ना हो। लाठी से, बंदूकों से गाली गलौज की इन्होंने। हम लोग लगातार कहते रहे और फिर बीजेपी के पास जवाब किया। जब चुनाव आयोग को शिकायत की गई तो चुनाव आयोग ने खाना पूर्ति कर करके कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। क्या ये बता सकते हैं क्यों कार्रवाई हुई थी उनके ऊपर? तो आपने सुना अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेईमानी करके चुनाव जीता है, खाना पूर्ति की है, अधिकारियों को सस्पेंड करे। क्यों किया सस्पेंड चुनाव आयोग ने, ये भी उन्हें बताना चाहिए। लेकिन उसके बाद चलते हैं संभल पे। संभल समाजवादी पार्टी के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनको उनके ऊपर आरोप लगा है कि उनके बहकावे में आकर के इस पूरे जो घटना घटी है, जो हिंसा हुई है, उनके बयान के बाद ही आई है। तमाम ऐसे आरोप लगे हैं, एफआईआर में दर्ज है और इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। वहां के जो विधायक है उनके बेटे सोहेल इकबाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। ये बताया गया कि इन लोगों ने बयान दिया, लोगों को भड़काने का काम किया, इसी वजह से हिंसा भड़की। अब सर्वे का काम चल रहा था, इतनी तादाद में वहां पर कैसे लोग पहुंचे, पुलिस रोक रही थी, लेकिन इस बीच वहां पर जितने लोग थे उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों की जान भी चली गई, 18 से 20 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। यही नहीं, इस घटना में एक बात और जो निकल करके धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कुछ बातें निकल करके सामने आ रही है कि वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने पुलिस को जान से मारने की नीयत से गोलीबारी की थी। उनका ये मानना था कि इनको किसी भी तरह छोड़ा ना जाए, आग लगा दी जाए। उन्होंने वाहनों में आग भी लगाई, यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस की पिस्टल छीनने की कोशिश की। पिस्टल छीनने में कामयाब नहीं तो मैगजीन लेकर के चले गए। अब इस पूरे मामले पे समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी हमला बोला है और उन्होंने कुछ कहा है, उनके उस बयान को भी सुनाते हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। इनकी चोरी ना पकड़ी जाए, बीजेपी की चोरी ना पकड़ी जाए, इनकी धांधली ना पकड़ी जाए, इसको लेकर के संभल में पूरी घटना कराई गई है। साफ तौर से अखिलेश यादव दंगा कराने का आरोप बीजेपी पर मढ़ रहा है। सवाल कई है, सवाल ये भी है कि वहां पर जिस तरीके से सांसद जो समाजवादी पार्टी के सांसद है उनके भी बयान आए, वो वहां पर गए थे जब ये पूरा विवाद चल रहा था, तो उन्होंने उनको समझाना चाहिए था, लेकिन वो वहां जाकर बयानबाजी कर रहे थे। इसकी भी मुख्य भूमिका बताई जा रही है, इसी वजह से इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। वहां के जो विधायक है सदर के, उनके बेटे सोहेल इकबाल के पास भी इस तरीके की बातें आ रही है कि उन्होंने भी भड़काने का प्रयास किया था इसके खिलाफ, इसलिए उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। सदर जो वहां के हैं, जो जामा मस्जिद के सदर जफर अली, वो आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन ने, एसडीएम ने, सीओ ने वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश की। पुलिस के जो आला अधिकारी थे, जो सीओ थे, वो कह रहे थे कि अगर आप लोग यहाँ से हटोगे नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। तमाम ऐसे आरोप लगाए थे। उनको भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पहले बताया जा रहा था कि उनको हिरासत में लिया है पुलिस ने, लेकिन हिरासत में नहीं लिया था, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, फिर उन्हें छोड़ दिया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि लगातार राजनीति जारी है। समाजवादी पार्टी का आज डेलीगेशन वहां जाने वाला था, 12 सदस्यीय डेलीगेशन वहां जाने वाला था। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की लीडरशिप में वहां पे 12 सदस्यीय डेलीगेशन जाने वाला था, लेकिन फिलहाल ये अभी टल गया है। अब थोड़े दिन बाद या हो सकता है कुछ दिन बाद, या सपा प्रमुख इसके बाद बताएंगे, उसके बाद वहां पे जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात आ रही है कि राहुल गांधी
जो नेता प्रतिपक्ष है वो वहां पर जा सकते हैं 2 से 3 दिनों के अंदर। एक बड़ी बात आ रही है कि वो वहां पर जो पीड़ित परिवार है उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो राजनीति जो है कमोबेश जारी है इस पूरे मुद्दे पर। अभी भी वहां पर हालात पुलिस के हिसाब से समान है, लेकिन अभी भी कुछ तरीके से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पुलिस की वहां पर पेट्रोलिंग जारी है। तमाम कंपनियां वहां पर मौजूद हैं और यहाँ तक कि स्कूल जो है वो खोल दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल इंटरनेट बंद है। तो तमाम वहां पर जो पुलिस है, प्रशासन है, यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी से उस पर वहां पर नजर बनाई हुई है। लेकिन जो राजनेताओं के जाने का बयान का जो क्रम है वो कहीं ना कहीं माहौल को तनावपूर्ण बना रहा है। चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास 12 बजे की 12 बड़ी खबरों के लिए। सबसे पहले अपने सहयोगी इंद्रवीर के पास चलते हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड, देखिए, रायबरेली की सबसे बड़ी खबर, और रायबरेली नहीं, ये पूरे देश के लिए है। आज संविधान दिवस है और उस संविधान दिवस को हम और आप और पूरा देश नतमस्तक होकर हम लोग सल्यूट करते हैं। और ये संविधान हमारे आपके एक आम नागरिक के वो अधिकारी हो, कोई भी हो, उसके लिए बड़ा मायने रखता है, क्योंकि हम इसी संविधान के तहत काम करते हैं और इसी संविधान के तहत जीते हैं, इसी संविधान के लिए मरते हैं। बिकॉज ये संविधान हमारे लिए, हमारे भारतीय होने का गर्व है। तो इस संविधान दिवस की मैं आपको और अपने चैनल के माध्यम से जितने दर्शक सबको बधाई देना चाहूंगा। आज संविधान दिवस है और रायबरेली में डीएम हर्षिता माथुर ने अपने डीएम कार्यालय का जो क्षेत्र है वहां पे सबके साथ शपथ ग्रहण करी संविधान को। और उसके बाद क्षेत्राधिकारी जो सदर है अमित सिंह, उन्होंने पुलिस कार्यालय के बाहर ही जितने पुलिसकर्मी मौजूद थे उनको बुला करके सबके साथ एक संविधान शपथ ग्रहण प्रोग्राम किया गया। और इसके ये सारी चीजें होनी भी चाहिए ऐसे विभागों के, खासकर जिनके लिए संविधान ज्यादातर हर जगह यूज होता है, वो डीएम कार्यालय हो या पुलिस अधीक्षक कार्यालय हो। यहाँ पे संविधान से ही, यहाँ पे नहीं, पूरा हम भारतवर्ष संविधान से ही चलता है। और इसी संविधान की, जैसे अभी आपने बताया, इसी संविधान के तहत बड़ी बड़ी चीजें, नेता प्रतिपक्ष और पक्ष विपक्ष, हर आदमी जकड़ा हुआ है, बना हुआ है संविधान के तहत। तो ऐसे संविधान दिवस को मनाना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली की बड़ी खबर ये है कि जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि आने वाले समय में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मैं इसको क्यों हाईलाइट कर रहा हूं बार बार, इसका एक रीजन, जो यहाँ पे एआरटीओ परिवर्तन मनोज सिंह है, उन्होंने जो है एक अभियान चलाया और उस अभियान के तहत ओवरलोडिंग को लेकर उन्होंने खुद जो है फील्ड पे उतरे और चेकिंग अभियान बहुत जोरों शोरों से रैबलिंग चलाया। आज उन्होंने सुबह से 5 से 6 ओवरलोडिंग ट्रकों को जो है चालान करते हुए उनको एक नसीहत दी है कि आप इस तरीके की जो सरकार की मंशा है उस पे जो है खड़े उतरे और ऐसे ओवरलोडिंग है जो मनमानी तरीके से लोग चलते हैं, जो अपने मन का करते हैं, और जो बेसिकली अगर बात करें तो जो व्हीकल्स, जो सवारियों के व्हीकल्स है उन पे भी चेक किया। खासकर उन्होंने एक, मनोज जी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया एआरटीओ परिवर्तन से, कि उन्होंने बताया कि रात में जैसे फॉग, अभी सुबह शाम फॉग ज्यादा हो रहा है, तो ऐसी कुछ गाड़ियों को हम लोगों ने मार्क किया है और उस पर कार्रवाई की है। जो जैसे ट्रक होते हैं, बड़े वाहन जो होते हैं रात में जो चलते हैं, खासकर लोडेड ट्रकें और लोडर जो होते हैं, उन पे इसलिए मार्क किया गया क्योंकि रात में जो फॉग होता है, जैसे आप जा रहे हैं और गाड़ी का एक पीछे उनके सिंबल होता है रेड कलर का, वो जिन गाड़ियों पे नहीं लगा है, जो फॉग में दिखाई नहीं दे रहा है, और उससे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं या उससे कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिनको संभालना मुश्किल है, तो उस पे लेकर मनोज सिंह जो एआरटीओ परिवर्तन है उनका चाबुक चला है और ऐसे कई गाड़ियों पे उन्होंने चालान का किया है। और खासकर व्हीकल के साथ साथ रात में वो जिला अस्पताल भी गए हैं। जिला अस्पताल में जो फर्जी एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस का एक आपने देखा होगा कि सरकार ने किया कि कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या ज्यादातर वो हो, तो वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट एम्बुलेंस कहीं से भी कतई अलाउ नहीं है, तो वो वहां पे भी गए। और जब IBC 24 की टीम ने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि रात में गए थे उन्होंने, खैर उनको ऐसे कोई वहां पे एम्बुलेंस या ऐसे कोई जो ऐसे एम्बुलेंस है जिनके पास कोई कागज नहीं है पर्टिकुलर, ऐसा कुछ उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या ऐसा कुछ उनके पास जो आरटीओ से संबंधित होते हैं कागजात नहीं है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई। लेकिन खैर कल जो रात में वो गए थे वहां पे ऐसे कुछ नहीं मिला। जी अखंड, की अच्छी पहल है और ये पहल होनी भी चाहिए। इस तरीके से अगर कार्रवाई की जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों में संतोष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रजीत। अब चलते हैं रोहित के पास। रोहित, हमीरपुर से कौन सी बड़ी खबर है आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए बताना चाहूंगा कि पिछले दिन ही अभी हमने 1-2 दिन पहले ये खबर दी थी, जो मुस्कुरा में किसानों ने सड़क जाम कर दी थी खाद को लेकर के। लेकिन अगर हम बात हमीरपुर जनपद की करें तो लगातार समस्या खाद को लेकर के बनी हुई है। बीती कल शाम ही सोमवार को शाम को किसानों ने हंगामा कर दिया। राठ के नवीन गल्ला मंडी में किसानों ने हंगामा कर दिया। वहां पर SDM खुद मौजूद थे और जो सचिव थे
वो भी मौजूद थे। उनके ऊपर पथराव भी किया है, जिसको लेकर के वहां से एसडीएम को निकाला गया और किसानों ने जोरदार हंगामा किया है। कहीं ना कहीं खाद न मिलने से लेकर के किसान परेशान थे, जिसको लेकर के उन्होंने हंगामा किया। हालांकि इसको इस मामले को डीएम ने संज्ञान में लिया है और आज बढ़िया तरीके से आसानी से उनको खाद उपलब्ध कराई जा रही है और जिलाधिकारी ने खुद इसकी सूचना दी है। लेकिन अगर हम बात जनपद हमीरपुर की करें तो कई जगह ऐसी खबरें आ रही जहां से किसान लगातार परेशान है, उनको खाद आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही। कहीं किसान कहीं खाद उपलब्ध है तो कहीं कालाबाजारी चल रही है, तो कहीं ओवर रेटिंग की खबरें सामने आ रही है। लगातार जिला प्रशासन इस पर संज्ञान ले रहा है, कोशिश कर रहा है कि ऐसी स्थिति ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी अभी सुमेरपुर से खबर सामने आई थी, मुस्कुरा से खबर सामने आई थी, मौदहा से खबर सामने आई और कल शाम को ही रात से जो खबर सामने आई जिसमें भारी तादाद में किसान इकट्ठे थे, उनको खाद ना मिली तो वो परेशान हो गए, जिससे लेकर के उन्होंने हंगामा कर दिया। खुद एसडीएम वहां पर मौजूद थे, सचिव मौजूद थे जिनके ऊपर पथराव किया गया। हालांकि इस पथराव की खबर को प्रशासन ने नकार दिया है कि ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन विजुअल सामने है, वीडियो सामने है, जो किसान की और किसानों की और एसडीएम और सचिव की जो आपस में बातें हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि किसान भारी तादाद में जो पहुंचे हुए थे वो नाराज थे। लेकिन आज जिलाधिकारी ने खुद सूचना भेजी है और जिसमें साफ तौर से उन्होंने कहा कि बड़ी आसानी से खाद उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन ऐसी स्थिति अभी जनपद हमीरपुर की कई जगह बनी हुई है, सहकारी समितियों में लाइन लगी हुई है, किसान परेशान है, आसानी से किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। अखंड हमीरपुर से आपने 4-5 दिन पहले भी रोहित बताया था कि खाद नहीं मिल पा रही है और कमोबेश स्थिति आज भी वैसी बनी हुई है। अगर कल तक हंगामा जारी था, आज डीएम साहब इस पर बोल रहे हैं कि आसानी से खाद मिल रही है। अगर आसानी से खाद मिल रही होती तो क्या जो अन्नदाता है हमारा वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा होता, हंगामा कर रहा होता। उसके जितना समय है, इस समय बुआई का समय, कटाई का समय चल रहा है और न से आने कुछ लोग बोना भी शुरू कर चुके हैं। जब खाद नहीं मिलेगी तो हंगामा करेगा और क्या करेगा? आपको तो हंगामा को रोकने, आप हंगामे को रोकने से ज्यादा आपको तो ये काम करना चाहिए था कि खाद उपलब्ध करानी चाहिए थी। बिल्कुल, देखिए किसान परेशान है और अगर किसान को समय से खाद मिलती तो वो सड़कों पर ना होकर के खेत पे होता, क्योंकि इस समय ज्यादा जरूरत है खाद को लेकर के। हर किसान को खाद की जरूरत है, क्योंकि इस समय जो फसलें हैं बिना खाद के हो नहीं रही। उसको लेकर के अगर हम बात करें जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन घटना को ऐसे नकार दे रहा है जैसे किसी ने देखा ही नहीं। वहां हजारों लोग मौजूद थे, मीडिया कर्मी मौजूद थे। जब पत्थर फेंका गया, वो वीडियो सामने है, पत्थर जाकर के जहां से खिड़की होती है, जहां से टोकन प्राप्त किया जाता है, वहां लगता है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन कह रहा है कि पत्थरबाजी नहीं हुई। लेकिन जिलाधिकारी ने आज जो बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने सूचना जारी की है कि आज व्यवस्थित तरीके से खाद वितरण की जा रही है। लेकिन अभी कई जगह से अभी मेरे पास फोन भी आया, हालांकि ऑफिशियल तरीके से कोई ऐसा विजुअल नहीं है जो हम दिखा सके, लेकिन कई जगह से फोन आया कि भैया खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस समय अगर जनपद में मुख्य समस्या है तो वो खाद है और चारों तरफ से किसानों के फोन आ रहे हैं, संपर्क में है, उनसे बातचीत हो रही है, तो एक ही खबर सामने आ रही है कि खाद की जो उपलब्धता है वो नहीं हो पा रही है। और कालाबाजारी की अगर हम बात करें तो अभी छापा भी मारा था जिला प्रशासन ने, जिस पर कहीं ना कहीं जो ओवर रेटिंग हो रही थी उसको लेकर के छापा मारा गया था, दुकान भी एक सीज की गई थी। उसके बावजूद भी चारों तरफ से ऐसी खबरें सामने आ रही है, कोई इसका निष्कर्ष निकलता सामने दिखाई नहीं दे रहा। खंड कालाबाजारी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कालाबाजारी को रोकना चाहिए। ब्लैक मार्केटिंग की वजह से इस तरीके की तमाम जो दुविधा पैदा होती है, लोगों को परेशानियां होती है। यही कारण भी होता है कि जो कालाबाजारी के चक्कर में लोग स्टॉक होल्ड कर लेते हैं और मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाता है। जिला प्रशासन को इसके ऊपर पैनी नजर बनानी चाहिए और ऐसे फैसले लेने चाहिए कि लोगों को या किसानों को आसानी से खाद पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए रोहित, नजर बनाए रखिएगा इस पर। अब चलते हैं अवनीश अवस्थी जी के पास कानपुर। अवनीश जी, कानपुर से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड, मैं आपको बता दूं कानपुर से जो बड़ी खबर है इस वक्त की, कानपुर और उन्नाव को जोड़ने वाला जो पुल था, गंगा पे बना हुआ पुराना पुल, वो बीच से ढह गया है। आधा हिस्सा उसका जो है कानपुर की ओर का वो ढह गया है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि लगभग 3 साल पहले इस पुल को बंद कर दिया गया था और यहाँ पर दरारें आ गई थी, जिसके चलते इस पुल को बंद कर दिया गया था और एक नया पुल का निर्माण जो है किया गया था। फिलहाल जो है, जब आज पुल जो गिरा है, इस पुल की स्थिति की बात की जाए तो लगभग 150 साल पुराना पुल ये बनाया जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने का इस पुल को कहा जा रहा है और जब ये पुल गिरा है तो देर रात के समय पे इस पुल को जो है ये गिरा है। उसके बाद सुबह लोगों ने जो वहाँ मछुआरे जो हैं जब जाते हैं, उन्होंने देखा है, तो उसके बाद एक इसका वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद अधिकारी वहाँ निरीक्षण करने भी जाते हैं। फिलहाल जो कानपुर की आज बड़ी खबर है वो यही है कि यहाँ पर जो 2 जिलों को जोड़ने वाला पुल था वो अब
क्षतिग्रस्त होकर के गिर गया है। अखंड। और ये एक बड़ी बात है कि 3 साल पहले इस पुल पे आवाजाही रोक दी जाती है, 150 साल पुराना पुल है। क्या इंतजार किया जा रहा था क्या कि पुल अपने आप गिर जाए? और हुआ भी यही कि भाई पुल अपने आप ही गिर जा रही। भाई अधिकारी आपको जब पता है कि पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जर्जर हो चुका है, उस पर आवाजाही बंद हो चुकी है, उसके बावजूद आप इंतजार कर रहे हैं 3 साल से, खुद भी डिमोलिश कर सकते हैं। कोई दुर्घटना का इस तरीके कोई दुर्घटना किसी की जान चली जाती है। अभी हाल फिलहाल एक खबर आपने देखी होगी कि पुल सर गूगल सर्च करके गूगल लोकेशन के वो जा रहे थे, पुल से नीचे गिर गए लोग, 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। क्यों इस तरीके से लापरवाही बरतते हैं अधिकारी, किसी की जान जोखिम में डालते हैं लोग। तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती है। आप अगर इस तरीके से काम करोगे कहीं ना कहीं लोगों की जान पर बनाएगी। इंतजार क्यों कर रहे थे? क्या किसी अधिकारी से बात किया आपने अवनीश इस मामले में? देखिए, सेतु निगम से बात करने का प्रयास किया गया है, फिलहाल अभी कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ गंगा नदी के किनारे पे जो है मछुआरे भी रहते हैं और लगातार मछली पकड़ने का जो है कार्य भी यहाँ पर होता रहता है। हालांकि जिला प्रशासन लगातार उस पर रोक लगाने का प्रयास करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो मछली पकड़ने का काम करते हैं। अगर इस वक्त जब ये पुल गिरा है, उस वक्त अगर कोई मछुआरा वहां पर अपने नाव से होता तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। तो ये लापरवाही कही जा सकती है। हम प्रयास करेंगे, एक बार सेतु निगम के जो अधिकारी उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे और जानेंगे कि जब ये इस तरीके की दरारें थी तो उसका या तो उस पुल को हटा दिया जाना था या कहीं ना कहीं उसका जो है मरम्मत कराई जानी थी। फिलहाल जो है अभी तक सेतु निगम के अधिकारियों की ओर से कोई बयान या किसी तरीके का कोई जवाब नहीं आया है। अगर ये तो भलाई है, 150 साल पुराना पुल था, अपने आप ही गिरा। यहाँ तो लोग जल्दी जल्दी पुल गिर जाते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल में ही बने हुए पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन अवनीश एक काम ये भी करिएगा, डीएम साहब से भी प्रयास कीजिएगा बात करने का कि भाई इतनी बड़ी घटना घट सकती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या किसी अधिकारी पर भी इसकी पूरी जिम्मेदारी दे देना ये भी गलत होगा? क्योंकि एक निर्णय केवल सेतु निगम का ही अधिकारी नहीं ले सकता इसको डिमोलिश करने के लिए। तो तब ये बड़ी खबर है, क्योंकि अगर पुल अपने आप से गिर जा रहा है, 3 साल से वहां पर उस पर आवाजाही रोकी गई है, लेकिन उसको लेकर के कुछ ना कुछ फैसला जरूर करना चाहिए। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। अब ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी बड़ी खबर है आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए पहली बात तो दो बड़ी खबरें हैं, दोनों एसडीएम के खिलाफ में है। एक एसडीएम ने अच्छा कार्य किया है, एक एसडीएम ने बहुत ही एक तरफा कार्रवाई की है। पहले बात कर लेते हैं नगर पालिका से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नगर पालिका में 1995 बनी है और 1995 से जब प्रतापगढ़ की नगर पालिका बनी, लगातार एक ही जो है अध्यक्ष रहे हैं, उनका नाम है हरि प्रताप सिंह। अभी उनका कुछ ही महीनों पहले जो है देहांत हो गया और उसके बाद से सीट खाली है और इस समय चार्ज जो है एसडीएम के पास है। एसडीएम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई में आपको बता दें कि इंदु विहार आवासीय योजना के अंतर्गत एक वैकेंसी निकली थी, तो उसमें फर्जी तौर पे 22 लोगों को जो है भर्ती किया गया था। और उस भर्ती के दौरान जब पता चला कि इसमें अध्यक्ष जी का बड़ा रोल था और ऐसी कई भर्तियां, केवल एक यही भर्ती नहीं, ऐसे कई पद है जहां पे उन्होंने अवैध रूप से पैसे लेकर के जो है भर्ती कराई गई थी। फिलहाल आपको बता दें ऐसे 22 लोगों के खिलाफ जो है, कर्मचारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। उन्हें तुरंत नौकरी से निकालने का आदेश एसडीएम ने दिया है और जो वेतन उन्होंने इतने सालों से लिया है, उस वेतन को जो है वापस लेने का काम किया। अब दूसरी बड़ी खबर बताते हैं प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील में एक ऐसा कांड हो गया कि हाईकोर्ट के जज ने सीधे आदेशित कर दिया है। बात है 1997 में एक प्रदीप मिश्रा, उन्होंने जो है जमीन खरीदी थी 5 बिस्वा और उसके बाद अभी कुछ साल पहले से उन्होंने निर्माण शुरू किया। तो एसडीएम ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए उस निर्माण को रोकवा दिया था। तो प्रदीप मिश्रा जो है हाईकोर्ट चले जाते हैं और हाईकोर्ट जाने के बाद सीधे वहां से स्टे मिलता है और हाईकोर्ट मुख्य सचिव मनोज सिंह को आदेश करता है कि आप इन दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और एसडीएम को निलंबित कर दिया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, उनको निलंबित कर दिया जाता है और जिनका नाम प्रवीण द्विवेदी है उनको निलंबित, उनके पेशकार को ही जो है निलंबित कर दिया। 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जिस तरीके से एसडीएम ने एक अच्छी कार्रवाई की थी, वो प्रदीप मिश्रा तुरंत ही चले जाते हैं हाईकोर्ट। अगर हाईकोर्ट न जाते शायद उनका आज काम फिर से बंद रहता, लेकिन स्टे उनको वापस मिल गया है, वो अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। तो ये दोनों बड़ी खबरें थी। कहीं एक अच्छी खबर थी कि एक घोटाला खुला सामने कि कई कर्मचारियों को जो है अवैध रूप से रखा गया था कि उनके कुछ रिश्तेदार थे और कुछ
उनके दोस्त यार के लोग काम कर रहे थे। एसडीएम ने 22 लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की है और उनसे जो है जो अभी तक वो वेतन ज्ञानेंद्र, मतलब प्रशासन की नाक के नीचे 22 लोगों की नियुक्ति हो जाती है। वो लोग नौकरी कर रहे होते हैं, आराम से नौकरी करके अपना वेतन भी उठा रहे होते हैं। फिर बाद में जब ये खुलासा होता है, 22 लोगों को निकाल दिया जाता है, उनसे वेतन की रिकवरी की बात की जाती है। समय रहते क्यों नहीं करते हैं भाई? आपको नहीं पता है? आपके पास शासन प्रशासन सब कुछ आपके हाथ में, सारी चीजें आपके हाथ में, उसके बावजूद आप इंतजार पता नहीं किस बात का करते हैं। कितने दिनों तक वो लोग नौकरी कर रहे हैं, वेतन उठा रहे हैं, कितने वर्षों तक वो नौकरी, कितने वर्षों से नौकरी कर रहे थे? ज्ञानेंद्र, आपको जान के बिल्कुल अखंड, देखिए आपको बता दें कि 1995 मैंने आपको शुरू में ही एक बात कही कि 1995 में नगर पालिका यहाँ बनी थी और 25 सालों से लगातार एक ही शख्स हरि प्रताप सिंह रहे हैं और वो लगातार रहे और उनके ऊपर यही एक कर्मचारियों की भर्ती को लेकर के आरोप नहीं है। अगर ये देखा जाए तो शहर के ऐसी कोई भी हिस्सा नहीं है जहां पर सरकारी जमीनों पे उन्होंने कब्जा ना किया हो। ऐसी कई जमीनें हैं जहां पे पब्लिक ने रोक लगवाई है और कुछ लोगों ने जो है कोर्ट जाकर के उस पे रोक लगवाई है। हाँ, ये सही कहा आपने कि जो कर्मचारी थे जब इनकी डेथ हुई तो एसडीएम के पास जब नगर पालिका का चार्ज आया तो भ्रष्टाचार अब धीरे धीरे उजागर होना शुरू हो गए। आपको बात करें कि बेला देवी मंदिर है, वहां से पुल के बगल में ही एक जमीन को अधिग्रहण किया गया था हरि प्रताप के द्वारा, खुद वहां पे एक प्लॉटिंग की जा रही थी। उस जमीन को एसडीएम ने रोकवाने का काम किया। आज की डेट में जब हरि प्रताप जिंदा थे तो वो काम वहां पे चल रहा था, लेकिन खत्म होने के बाद 1 महीने के बाद एसडीएम ने कार्रवाई की, उस जमीन पे सरकारी ताला लग गया है, मोहर लगा के पूरा बकायदा उसको बंद कर दिया गया। तो ऐसे कई जमीन है जो उनके प्लॉट से अब जो कर्मचारी है तकरीबन आपको बता दें कि 2015 के बाद से ये लोग काम कर रहे थे। एसडीएम से मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि पूरा रिकवर किया जा रहा है। ये 22 निकले हैं, अभी और भी अंदर कर्मचारी निकलेंगे, कितने और हैं और कितने जो है 22 लोग हैं और भी लोगों को निकाला जाएगा। अगर मान लेते हैं 10-15 साल 20 साल हो गया इनको नौकरी करते हुए, क्या इतना आसान है? हमारे का सिस्टम इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप किसी को निकाल दोगे वो कोर्ट पहुंच जाएंगे। जैसे आप एक खबर में बता रहे हैं कि वो हाईकोर्ट पहुंच गए, वहां से स्टे लेकर के आए और निर्माण करा रहे और एसडीएम को निलंबित भी कर दिया गया। तो इस मामले में भी ऐसा हो सकता है कि जो पीड़ित पक्ष है या जिनको निकाला जाएगा वो कोर्ट पहुंच जाए, वहां से स्टे लेकर के आए और फिर उनकी नौकरी बरकरार है। सवाल ये है कि क्या सिस्टम में ऐसी कौन सी खामियां है कि लोग भर्ती हो जाते हैं, इतने सालों तक नौकरी करते हैं और नौकरी के बाद वेतन उठाते हैं, जांच में खुलासा होता है कि ये सब फर्जी है। तमाम ऐसी बातें सामने आती हैं, लेकिन हमें लगता है कि प्रशासन शासन को इस पहली नजर बना करके एक बड़ी कहते हैं कि साक्ष्यों के अभाव में जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं, इसी वजह से उसका इस आधार बना करके ये लोग बच जाते हैं और नौकरी कंटिन्यू करते हैं। और मुझे लगता है कि फिलहाल उन्होंने नौकरी निकाल दिया है। क्या आपको लग रहा है कि इस के लिए वो लोग कोर्ट जाएंगे? ऐसा कुछ होगा जरूर, ऐसा तो नहीं है कि भाई नौकरी से निकाल दिया जाएगा आप करके बैठे रह जाएंगे। बिल्कुल, देखिए अखंड एक उनका दायित्व बनता है क्योंकि वो यहाँ से अगर ये इनको न्याय नहीं मिलेगा तो वो कोर्ट बिल्कुल जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और लखनऊ हाई कोर्ट लगता है वो जाएंगे, वो दावा अपना ठोकेंगे कि इतने सालों से कर रहे थे क्यों। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, दावा वो अपना ठोकेंगे कि इतने वर्षों से हम नौकरी कर रहे थे, एकाएक हमें निकाल दिया जाएगा। ये तो होता ही है कोर्ट के निचली अदालत, उच्च अदालत, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के अपने मत में या विरोध में जो भी फैसले आते हैं, लेकिन ये तो अदालती के फैसलों के ऊपर ही निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र आपका। अब चलते हैं अपूर्व के पास। अपूर्व जी, अयोध्या से कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि श्री सीताराम की बारात अयोध्या के मिथिला से ये रवाना हो गए हैं और प्रांतों के लोग बारात में शामिल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये पीछे जो रिक्शा है किस प्रकार जो हमारे दर्शकों को दिखाई दे रहा ये उत्साह है मन है कि भगवान राम से विराजमान हो जाने के बाद पहला विवाह पंचमी कर रहा है और ये मिथिला के लिए बारात रवाना हुई। लगभग 20 जिले के होते हुए ये बारात जाएगी और जैसे राम लक्ष्मण पर सवार होकर देखिए जा रहे हैं, मिथिला के लिए रवाना हो रहे हैं। और ये देखिए राम लक्ष्मण और ये देखिए ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से देखिए ये बहुत प्रतिबंध यानी कि हर भूमिका में लोग नजर है और ये बारातियों की संख्या देखिए
ये जल है जो माता सीता को स्नान कराया जाएगा। उसके बाद विवाह पंचमी के दिन जो है पटाखे विवाह कराया जाएगा। ये 51 तीर्थों का जल है जो अयोध्या से मिथिला के लिए रवाना हो रहा है। ये बारातियों की संख्या देखिए किस तरह से विदेश के जो बाराती हैं वो लगातार अयोध्या से रवाना हो रहे हैं। साधु संत हैं और कई जो है तीर्थों के जो महंत है वो अयोध्या पहुंचे हैं। देखिए ये साधु संतों की टोली है तो किस तरीके से देखिए अयोध्या महाराज जी कैसा लग रहा है अयोध्या अयोध्या से आज मिथिला के लिए रवाना हो रहे हैं। हिंदू जागरण करते हुए कितना उल्लास है क्योंकि विवाह पंचमी के दिन का त्योहार में आप 7 तारीख को विवाह पंचमी है और हम देखिए साधु संत है अयोध्या से प्रस्थान कर चुके हैं मिथिला के लिए। तो उसका जो है वो कहीं ना कहीं दोगुना है क्योंकि प्रभु श्री राम अपने भव्य महल में विराजमान हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसका दोगुना हो चुका है और अयोध्या से ये आज प्रस्थान कर रहे हैं और 20 जिले से होते हुए सीधे मिथिला पहुंचेंगे और मिथिला में 3 तारीख को विवाह पंचमी के विवाह कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो कई गुना बढ़ चुका है और लोगों में उत्साह देखिए ये जो बचे हैं इसमें भी साधु संत अयोध्या के सत्या क्रांति के लोग अयोध्या से जा रहे हैं मिथिला के लिए। जी हर्षोल्लास है, अद्भुत नजारा है। अयोध्या से ये तस्वीरें आप हमेशा दिखाते हैं आईबीसी अपने हमारे दर्शकों को, आईबीसी के दर्शकों को, लेकिन जो नजारा है मन मोहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अपूर्व। अब चलते अपने दूसरे सहयोगी आकाश पाठक के पास। आकाश, पीलीभीत से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड जी आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में नामकरण संस्कार के दौरान छज्जा गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। गांव हिम्मतपुर का मामला है जहां पे नामकरण संस्कार को कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान घर में बाहर खेल रहे बच्चों के ऊपर छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। बाकी इसमें कभी तक 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर प्रदीप भैया भी पहुंचे थे। उन्होंने पूरा मौका मुआयना किया है, जांच पड़ताल की है। वही बताया कि जिस घटना को लेकर गांव में हड़कंप मच गया है और लगातार जो घायल हैं उन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया गया है। लापरवाही किसकी है आकाश इसमें? लापरवाही की बात की जाए तो लापरवाही तो नहीं है, मगर घर के बाहर जो एक छज्जा बना होता है, नामकरण संस्कार का कार्यक्रम चल रहा था, तो जिस वजह से छज्जा गिरने से इसमें 2 बच्चियों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो चुके हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आकाश आपका। अब चलते हैं एसपी सिंह के पास। सुल्तानपुर से एसपी सिंह जी, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड राय, अमेठी जिले और सुल्तानपुर दोनों जिले संबंधित एक खबर है। इस समय डीएपी और खाद का जो है समस्या जूझ रहा है दोनों जिला। इस समय लंबी कतारें लगी रहती हैं। एक ट्रक कहीं अगर आके डीएपी गिरती है और उसका डंप किया जाता है, सुबह से लगभग 3 बजे सब लोग लाइन लगाए रहते हैं। जितना किसानों की आपूर्ति के हिसाब से उनको जितना खेत की बुआई करना है उस हिसाब से डीएपी उपलब्ध नहीं की जा रही है, उपलब्ध किसानों के लिए नहीं हो पा रही है। और ब्लैक में जो है अखंड राय आपको बताएं, ब्लैक में खाद का वितरण हो रहा है। कई जगह जैसे हैं कि बगैर लाइसेंस धारी जो है ब्लैक में अपना खाद रख के स्टॉक बना करके वो बेच रहे हैं। इस पे अधिकारी मौन बने बैठे हुए हैं। अधिकारी मौन बने तो बैठे ही रहते हैं। यही कारण है कि किसानों को, अन्नदाताओं को नहीं मिल पाती है खाद, काला बाजारी हो जाती है, बाहर ब्लैक में मिल जाती है। पर ऐसा क्या कारण है, क्यों अधिकारी इस तरीके इस मामले का संज्ञान नहीं लेते? भाई अन्नदाता है, उनको खाद नहीं मिलेगी तो कैसे बुआई चलेगी? और अन्नदाता कोई किसान नहीं मिलेगा तो आम लोगों तक खाद्य सामग्री कैसे पहुंचेगी? सहकारी समिति के सचिव से बात किया गया तो उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया कि हमको खाद जितना हमने ऑर्डर किया उपलब्ध ही नहीं हो पा रही है। ये समस्या वो अपनी लंबी कतारें तो दिख रही है, लंबी कतारें आपको दिख रही है। हमीरपुर में भी हमारे सहयोगी बता रहे थे, वहां भी खाद की किल्लत है। आप भी बता रहे हैं कि खाद की किल्लत है, लंबी लंबी कतारें। अरे जिला प्रशासन जागो भाई, कम से कम खबर तो जो देख रहे हो हमारे जो आईबीसी दिखा रहा है कम से कम उसको देखो, नहीं कोई और चैनल दिखा रहा है तो इस खबर के बाद तो जागिए आप। जो लंबी कतारें लगी है उसको रोकिए, अन्नदाताओं को खाद उपलब्ध कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह जी। 12 बजे 12 बड़ी खबर में आप सभी दर्शकों को हमने आज की बड़ी खबरें बताई और सबसे बड़ी खबर संभल और
ये जो संभल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के हमने बताया कि कैसे खाद को लेकर के जो संकट गहराया है, लेकिन खाद की आपूर्ति धीरे धीरे हो रही है। जगह जगह कुछ जगहों पे ऐसी खबरें आती हैं। हम आईबीसी आपके सामने तमाम खबरें आपको दिखाता है, दर्शाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक बार फिर से 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आपके पास सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।